टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। बजट सेमिनार हुआ जिसमें पीएमएलएन पूरी तैयारी के साथ इनको एक्सपोज किया, जो झूठ बोल रहे हैं और जो फिगर्स को फर्ज कर रहे हैं वो सारा कुछ पीएमएलएन सामने लेके आई है। रिकॉर्ड 11 माह के अंदर 4170 अरब रुपया टैक्स जमा किया है, 216 अरब रुपया एक्सपोर्टर को टैक्स रिफंड किया। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का। इतना तेजी से आपका जीडीपी में वो कहते हैं इजाफा हुआ है, 1 लाख मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। इन 3 सालों में एक आम खानदान के लिए जिंदगी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना वो महाल हो चुका है। रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज पे आती है, महंगाई के ऊपर, और महंगाई खास तौर पे उन चीजों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। बजट पेश होगा, पता लगेगा, दूध के दूध और पानी के पानी नजर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज बात यकीनन बजट पर ही होनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तमाम पाकिस्तान की जो एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ सियासतदान हैं और तीसरी तरफ एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हुए तो आपको मालूम है कि आज बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर एंड कॉमर्स के जो हेड हैं वो और मुतअद्दिद अफराद, कोई 7-8 टॉप बिजनेसमैन आर्मी चीफ से भी आज मिल के आए हैं। वहाँ भी कोई 1.25 घंटा बातचीत हुई है। इकोनॉमी पे आपको जैसे मालूम है आर्मी चीफ जो हैं बाकायदगी से वो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, बात भी करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो चाहे बिजनेस के हवाले से। और हमें पता ये चला कि वहाँ बात हुई कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से बेहतर करना चाहिए। जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने जाके ये बात की। फिर बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि जी फूड सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है, अगर हम अपार्टमेंट्स बनाएंगे, हाउसिंग करेंगे तो फिर जो ज़मीन है वो तो ज़राअत से किस तरफ जाएगी। ये सवाल उठाए उन्होंने कि जी फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए हमें अपनी जो ज़राअत है। और कल प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई वो आपने देखा भी कि किस तरह किसान कह रहे थे कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया जो हमें पैसा दिलवाया टाइम पे। शुगर केन जो इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री क्या कहें, हर बड़ा सियासतदान जो बड़ी पार्टी के हैं उनकी शुगर मिल्स हैं और उसके नतीजे में जो होता रहा है किसानों के साथ, ऑल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड उनके लोग हैं शुगर मिल ओनर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हर जो हल्का है, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो भी, और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द बजट। और बजट में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे मुझे अगर एक चीज़ पे नींद नहीं आती वो इस पे नहीं आती कि महंगाई है इतनी ज़्यादा, और महंगाई यकीनन है। और कल आप देख रहे थे, कल हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी के भी लोग थे और वो पॉलिटिशियंस भी थे। बिजनेस कम्युनिटी की कल और परसों वो बड़ी एक पॉजिटिव उनकी इस वक्त है फीलिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं जी हमारे लिए बड़ा कुछ हो रहा है और होना चाहिए। और आज भी जो मीटिंग हुई वहाँ आर्मी चीफ के यहाँ, उधर भी ये बात हुई। और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से हमने जब लोगों से बात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, तो उन्होंने कहा जी हमने इस मर्तबा प्राइम मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से हमने पिछले 1 हफ्ते में बहुत मीटिंग्स की हैं, अपने प्रपोजल्स वगैरह दिए हैं। सवाल ये है कि फिर SME जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उनका क्या होगा, किसानों का क्या होगा, और आम शहरी का क्या होगा, आपका क्या होगा, जो कीमतें कम कैसे होंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे पास एक ऐसा पैनल है जो इन चीज़ों पर बड़ा एक फोकस रखता है। अभी हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं डिफेंस के भी, फॉरेन अफेयर्स के भी और कॉमर्स के भी, राइट। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, सीनियर पीपल्स पार्टी लीडर, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट, और अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़बरदस्त से मतलब कि उन्होंने बड़ा फोकस रखा बजट पे और जो उनकी तनकीद थी और ये उन्होंने तफसील में बयान की। और हमारे साथ हैं शंदाना गुलजार साहिबा, PTI की सीनियर लीडर हैं, मेंबर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया शंदाना बीबी। और नाज़रीन ये शंदाना साहिबा वैसे भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, सो शी नोज़
द इन्स एंड आउट्स। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो जरा शंदाना बीबी से शुरू कर लें कि बताइएगा शंदाना साहब, प्राइम मिनिस्टर का भी हमने ये कोट सुना है कि उन्होंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती कि महंगाई इतनी है और लोगों का क्या बनेगा। तो अब वो किस तरीके से आपको लग रहा है कि अजाला होने जा रहा है इस बड़े बोझ का जो वहां पे बजट में क्या होने जा रहा है, कुछ थोड़ा सा बताइए। शुक्रिया नसीम बीबी। एट दिस पॉइंट इन टाइम तो बजट जो जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह अनाउंस होगा, उसका मुझे इतना पता है जितना आपको पता है। हम सब गेस वर्क कर रहे हैं। हम सब ने देखा है कि जो कुछ बातें हुई हैं, जो परसेंटेजेस जो फोरकास्ट दे रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो सुबह से हमें खबरें मिल रही हैं पेंशन्स की, फॉर एग्जांपल पंजाब में तनख्वाहों की पंजाब से न्यूज़ आ रही है। केपीके ने अपनी बेसिक हादिया यानी कि जो 17,500 रुपए माहाना रखी है फेडरल गवर्नमेंट में, वो सूबाई हुकूमत केपीके 20,500 पे लेके जा रही है। तो जितनी ये कहते हैं ना टीजर्स हमें मिल रहे हैं, वो हमें यही लग रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, उसके लिए आसानी होगी। जो पाकिस्तान में गरीब तबका है, जिसे हम लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम चीजें आएंगी। आपने जो बातें की बिजनेस के हवाले, कुछ नाज़रीन आवाज उनकी नहीं आ रही, हम वापस आते हैं शंदान साहब के पास। खुरम दस्तगीर साहब, वेरी क्विकली, महंगाई के हवाले से ये तो बड़ा क्लियर हो गया और बार बार हम वो जो हैं टीजर्स और फीलर्स के जी जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और पेंशनर्स की भी पैसे बढ़ेंगे, तो आपको हाउ डू यू सी दिस? पिछले 22 माह से अगस्त 2019 से लेकर मई 2021 तक गवर्नमेंट के अपने पब्लिश फिगर्स में पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई 10% से जायद थी। ठीक। और इन 22 महीनों में जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं, हर हफ्ते ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है, उनके लिए महंगाई गरीब तरीन लोगों के लिए 20% है फूड इन्फ्लेशन। तो इमरान खान साहब को वाकई नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा भूख और इफलास उनकी गवर्नमेंट ने फैलाई है। और ये अजीब बहरानी हुकूमत है कि गर्मी हो तो बिजली नहीं है, सर्दी हो तो गैस नहीं है, भूख लगे तो आटा नहीं है, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं है, कश्मीर पर कब्जा हो जाए जुर्रत नहीं है, और सबसे अजीब बात है ट्रेन का हादसा होता है तो जिम्मेदारी नहीं है। क्या हम जिम्मेदारी नहीं है भाई? तो ये यहां इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इशू क्या बना हुआ है? ये आपको कहानी नहीं सुनाएंगे कि पाकिस्तान की PMLN के आखिरी साल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट 56 अरब डॉलर की होने जा रही है और 31 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होगा, नहीं बताएंगे आपको। और ये जो पूरा जो टैक्स की कहानी है ना, जो हमने टैक्स इकट्ठा किया है, ये उस 56 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट हुई है उसकी जो ड्यूटीज हैं, ये वहां से टैक्स आया नया, वरना अभी तक ये PMLN से ज्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, इनका टैक्स कम है। दूसरी जो बात है, देखिए जहां भी मैनेजमेंट का सवाल है, यह हुकूमत नाकाम हो जाती है। मसलन सर्कुलर डेट था, अब सर्कुलर डेट जो है उसमें अगर अब 2.5 गुना इजाफा हो चुका है, हम 1056 पे छोड़ के गए थे, अब 2600 को क्रॉस कर रहा है। ये कोई आफते नागहानी नहीं है, ये आफते इमरानी है, क्योंकि बिल रिकवरी कम हो गई है, जो यानी द परसेंटेज ऑफ बिल्स जो रिकवर होते हैं वो कम हो गई है, जो चोरी थी वो बढ़ गई है, ज्यादा सर्कुलर डेट बढ़ गया है। और हर इशूज पे जहां ये कहते हैं कि जी हमने बड़े अहदाफ हासिल किए, हकीकत ये है कि मुआशी अहदाफ, चलें कोविड को ब्लेम कर दें, एक भी इनसे ये पूरा नहीं कर सके। अलबत्ता बद मुआशी के सारे अहदाफ जो हैं वो पूरे हुए हैं, अवाम को तकलीफ दी गई है। और देखिए ना, आज की बात मैंने आगाज में शुरू में इसलिए की बिजली की, कि कुछ दिन पहले तक तो इनके जो ढोलची हैं वो ये ढोल बचा रहे थे कि जी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर गई है PMLN, हमें पता नहीं हम इसे कैसे बेचें। जैसे ही गर्मी पड़ी है बिजली गायब हो गई है। सिस्को ने आज कहा है कि जी पानी कम है दरियाओं में, तो इस वजह से, और अभी कुछ हफ्तों ऐसे ही चलेगा। तो फिर कौन सी बिजली ज्यादा है? अगर अब आप गौर करें कि अगर PMLN के दौर की मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 11,000 मेगावाट जो ऐड हुए थे RLNG के, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे एफिशिएंट
पावर प्लांट्स है 2 कोल के, साहिवाल में और पोर्ट कासिम के। अगर ये 11,000 मेगावाट ना होते तो क्या होता फिर हमारे पास? और वो हुआ है ना जी आज। अब आप के इस शहर में वजीर आजम के घर से चंद किलोमीटर दूर बिजली ना होने की वजह से स्कूल में बच्चों जो हैं उनकी नक्सीरें फूटी हैं, वो बेहोश हुए हैं, वो बीमार हुए हैं, क्योंकि ना सिर्फ गर्मी बहुत ज्यादा थी, बिजली नहीं थी। तो ये जो क्राइसिस है, अब हमें, मेरी गुजारिश है अज़राए करम, जिस हुकूमत के का $30 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो, वो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट पे कोई लेक्चर मत दें। मेरी इस्तदा है, और मेरी ये भी इस्तदा है कि इस पर गौर करें कि आपने पाकिस्तान के अवाम को जिस तरह भूखा किया है, परेशान किया है, उनसे जो जिंदगी की फैसिलिटीज थी वो छीनी हैं, उनका जवाब दें, हमें कहानियां ना सुनाएं। अच्छा जी, वो एक उस पे बाद में आएंगे कि टेक्सटाइल वगैरह की में जो बेहतरी आई है, और जी, एप्टमा के लोग आए थे, यहाँ आए थे, एप्टमा के चेयरमैन, कल वो कह रहे हैं जी कि टू कैपेसिटी और हमने एक्सपेंशन भी किया, तो लगता है वहां तो कुछ बेहतरी आई है। अच्छा जी, आपने आज मैं देख रही हूँ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, मिथ एंड रियलिटी, बड़ा आपने जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर भी आपकी बड़ी सख्त तनकीद है, और वे फॉरवर्ड पर भी आप ने कुछ बताया, टैक्स नेट शुड बी वाइडन, नादरा डेटा एक्सेट्रा। अब ये जो आपके सर्विस सेक्टर का आपने रिटेल होलसेल मस्ट बी ब्रॉट इनटू द टैक्स नेट, यानी कि आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट दिया, तो वेयर डज दिस गो? आपने इसमें कोई गवर्नमेंट ने इनपुट लिया था, कोई ऑपोजिशन से कोई डिबेट हुई थी? इस गवर्नमेंट का यही कमाल है। पहले तो बिफोर आई स्टार्ट, पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ चैनल 24 को, क्योंकि आज हर चैनल ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक की। The only channel which showed my press conference was channel 24. तो मैं आपको ये इसकी पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और this shows that you can stand on your feet. Our policy is not to block anybody and be blocked all the time. वो तो होना है, वो तो होना है, वो तो होना है। तो anyway, आज एक्चुअली हमने बड़े एक बहुत बड़ा मैंने एक स्कैम भी डिस्क्लोज किया है, जो कि मैं समझता हूं कि इतना खतरनाक, आई डोंट नो दी, हमें तो अभी तक 1000 बिलियन तक उसका पता चला है, बट मे बी इट इज मच मोर वंस वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, एंड दैट स्कैम इज इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं कि आई नेवर इमेजिन्ड कि गवर्नर स्टेट बैंक कैन डू सच थिंग्स विच वी हैव कम टू नो। और मैं आपको बताऊं, ये कोई मुझे बाहर से चीजें नहीं मिली, वो तो बड़े शरीफ प्रोफेशनल शख्स हैं, और IMF गवर्नर रॉब्स, रॉब्स पाकिस्तान, एंड रॉब्स इज, अच्छा मजे की बात बताऊं, इवन रॉब्स इज गवर्नमेंट एंड दे डोंट नो। अच्छा, ये आपने बहुत रॉबरी की बात करें, अगर इजाजत दें, मैं आपकी रॉबरी की तोड़ना नहीं चाहूंगी, बीच में ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं मेरी बात, बट शंदाना प्लीज बी रेडी टू रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन। ब्रेक के बाद नाजरीन आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया मुजम्मिल असलम साहब ने, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। वेलकम टू द शो मुजम्मिल। नाज़रीन, हम चलते हैं सेनेटर मांडवीवाला के पास। ये कुछ बात कर रहे थे, बड़ी अजब बात, कोई रॉबरी की कर रहे थे, एंड आई होप शंदाना विल रिस्पॉन्ड टू इट। जी, आप कोई, और गवर्नर स्टेट बैंक, अ वेरी प्रोफेशनल मैन, अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, आप बोले। जी, वेरी कॉम्पिटेंट, दैट्स व्हाई इजिप्ट्स इकोनॉमी कोलैप्स्ड। He was the governor of State Bank in Egypt, and he was removed from there. और मजे की बात मैं आपको एक और सुनाऊं कि आज तक ये नहीं पता चल सका कि he is still employed by IMF or not. आज तक नहीं पता चल सका। हम ये क्वेश्चंस करते रहे कि भाई कैन द गवर्नर टेल अस, हैज ही ऑन लीव फ्रॉम IMF एंड इज ही वर्किंग हियर? और प्लस एक और चीज मुझे पता चली कि his children are going to American school in Karachi which is being paid by State Bank. ऐसी बातें पता चल रही हैं। तो वो नहीं टाइटलमेंट नहीं, एक्सक्यूज मी, मतलब ये किस किस्म की एंटाइटलमेंट है भाई? हफीज शेख साहब को आप भी लाए थे, और हफीज शेख साहब को हम भी लाए थे, और हफीज शेख साहब को हमने ही फारिग किया था। मतलब द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज, मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जी IMF की वजह से हमने 13.25 किए इंटरेस्ट रेट। जी, जब शोर मच गया कि दुनिया का इंटरेस्ट रेट 0 पे आ रहा है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 13.25 पे, इमरान खान ने शोर मचाया कि भाई ये क्या हो रहा है, इस मुल्क में इंडस्ट्री कैसे चलेगी 13.25 पे। मगर उसकी स्टोरी क्या थी, वो 13.25 क्यों किया गया? क्योंकि $2 बिलियन बोरो किए गए।
और उनको ये अश्योरेंस दी गई कि हम आपको 13.25 इंटरेस्ट रेट उन डॉलर्स पे देंगे। और वो कैसे देंगे? वो ऐसे देंगे कि हम इनके रुपी कन्वर्ट करेंगे, जब हम डिवैल्यूएशन कर लेंगे उसके बाद हम इनको रुपी कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उन रुपी पे आपको 13.25 देंगे और फिर हम उनको कन्वर्ट करेंगे एट ए लोअर रुपी वैल्यू और वो हम आपको पैसे वापस भेजेंगे। व्हाट इज दिस? ये तो हाईवे रॉबरी है। ये तो मैं कहता हूं कि मैंने बनाना रिपब्लिक में, नाइजीरिया में नहीं देखा इस टाइप की चीज तो होते हुए। इतनी देर के बाद बोल रहे हैं? नहीं तो पता भी चल रहा है ना हमें। देखें आज तक क्या लोगों ने देखें व्हाट हैव यू डिस्कवर्ड व्हिच इज न्यू? आई मीन आई वांट टू व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड इज कि व्हाटएवर इज द इंटरेस्ट पेड ऑन दिस 2 बिलियन and when they were brought in as dollars and when they were converted into rupees and when they were again converted into dollars, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे ऊपर? देखें, एक था हमने यूरो बॉन्ड लिया था 7% पे, ये तो 30 फिजिकली हमने 13.25% दिया है डॉलर पे ऑन दिस अश्योरेंस कि इसी करेंसी पैरिटी पे या बेटर पे हम आपको डॉलर ये वापस करेंगे। अच्छा, और ये किसने, ये कहां होता है और पैसे किसने इन्वेस्ट किए? ये आज तक नहीं पता चल रहा। शंदान, ये लिस्ट बार बार मांगी गई है, हमने भी पार्लियामान में एक से ज्यादा दफा कहा है, लेकिन वजारत खजाना ये बताने से कासिर है कि ये वो कौन लोग थे। क्योंकि इसमें जो बात हुई ना जी रॉबरी की, वो अगर हम रॉबरी को साइड पर भी रखते हैं, ये पैसा आया चंद महीनों के लिए और जैसे ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम किया, ये सारा का सारा रफली 2 बिलियन का तो ये स्कैम है, रफली 3.5 अरब डॉलर था ये, जो 3.5 में से तकरीबन 3.25 जो है वो चंद दिनों में पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, मुझे इनसे पूछने थे मुजम्मिल से। मुजम्मिल, कम इन ऑन दिस। एक और चीज मैं बता दूं, वो भी मुजम्मिल साहब से पूछ लीजिएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग डिस्कवरी जो हमने की है वो की है कि जब ये IMF में हम प्रोग्राम में गए तो उन्होंने कहा जी आप अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग करें। एंड व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड, ये तो सारी चीजें मैं अब कमेटी में ले जाऊंगा, इंशाल्लाह वहीं डिस्कस होगा। व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड, और उस पे भी हमारी फीलिंग है कि 300 बिलियन रुपए का नुकसान किया है पाकिस्तान का इन दी डेट प्रोफाइलिंग। और उसमें किया क्या है? डेट प्रोफाइलिंग अगर मुझे करनी हो या खुर्रम साहब को करनी हो तो आपको भी करनी हो, तो आप ये करेंगी कि आपका जो एक्सपेंसिव डेट है वो आप पहले रिटायर करेंगी और फिर जो इनएक्सपेंसिव है वो बाद में। इन जनाब ने एक्सपेंसिव डेट रखा और जो चीपर डेट था वो रिटायर किया। और रीप्रोफाइलिंग में हमारे हिसाब से कम 300 बिलियन रुपए का नुकसान किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। और ये भी फैक्ट्स हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगेंगे। अगर स्टेट बैंक नहीं देगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम लेंगे। और मैं आपको तो आपके दोस्त मिनिस्टर जो है, दोस्त की बात नहीं है, आई एम कंसर्न, सॉरी, पहले भी इनके दोस्त थे, अब भी इनके दोस्त हैं। मैंने उनके साथ काम किया है। आई नो हमारे तो दोस्त हैं। आई थिंक इज अ गुड गाय। जी बताएं मुजम्मिल, ये 2 बातें, एक तो वो जो कह रहे हैं कि जी हॉट मनी जो आया उसमें अकॉर्डिंग टू मांडवीवाला साहब हाईवे रॉबरी बड़ी भारी बात कह रहे हैं, और दूसरा ये जो कह रहे हैं डेट जो रिटायर किया, चीप पहले कर दिया रिटायर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन है। बताएं। और अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि रजा बाकिर जो है कभी भी इजिप्ट के जो है ना वो गवर्नर नहीं रहे स्टेट बैंक के, वो IMF के रेजिडेंट चीफ थे। अच्छा, दूसरी बात की 2 अरब डॉलर की के 13.25% पे गारंटी की है। मैं आपको एक अगर ये बात बोलूं कि जिन्होंने वो पैसे डाले थे वो 4% उल्टा लॉस करके गए कमाने की जगह, तो आप यकीन करेंगे? वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं उसकी आपको दलील दे देता हूं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे आप बताएं ना हमें। जब जी मैं बता रहा हूं दलील के साथ बताऊंगा सर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब इन्होंने 3.5 अरब डॉलर जब इन्वेस्ट किए थे उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट था 155 रुपए, और जिस दिन वो वापस लेके गए वो था एक्सचेंज रेट 168 रुपए, 168, यानी कि 7 से 8% उन्होंने एक्सचेंज में लॉस खाया था। और जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया था कि ये चंद महीनों में चला गया, ये 3-3.5 महीने के लिए रखा गया था, जिसपे जो है उन्होंने 4% सूद कमाया था। तो 7 से 8% उन्होंने नुकसान किया और 4% उन्होंने कमाया, तो वो नेट जो है 3% लॉस करके गए। अच्छा, वो लिया क्यों था उस वक्त 13-13.25%? अच्छा, एक सेकंड मुजम्मिल, आपको याद होगा कि 2020 मुजम्मिल 1 सेकंड,
अब आपको मांडवी वाला साहब 4% क्लियर हो गया है? नहीं, एक मिनट साहब, आप मुझे ये बताएं, डॉलर में कहां 4% मिलता है 3 महीने में? दुनिया में किस मुल्क में मिलता है? रुपए में दिया है, वो डॉलर में दिया ही नहीं है। कहां मिलता है? मैं आपकी बात मान लेता हूं, रुपए में दिया। चले, मैं आपको चैलेंज नहीं करता, मैं कहता हूं 4% 3 महीने में रिटर्न कहां मिलता है डॉलर पे? मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दें, पाकिस्तानी हो चाहे एक मुल्क का नाम बता दें। टर्की में इस वक्त 20% इंटरेस्ट रेट है डॉलर पे। टर्की में इस वक्त 20% डॉलर पे 13% पे। वो उन्होंने भी रुपये में लिए सर, उन्होंने डॉलर लाए, रुपये में कन्वर्ट किया, डॉलर वापस मिले। क्या बात कर रहे हैं आप? किसने कहा उनको रुपये में मिला है? सर उन्होंने डॉलर लाके, आपको समझ ही नहीं है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बात सुन ले या आप बोल रहे हैं, आपको बात ही नहीं समझ आ रही। उन्हें बोलने तो दे भाई, यही तो बता रहा हूं आपको, आपको यही तो बताना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। उन्होंने स्पेशल रुपी कन्वर्टेबल अकाउंट में पैसे भेजे, जो 155 रुपए के हिसाब से चेंज हुए, उस पे उन्होंने जो है 1 साल का टी बिल लिया 13.25% पे, जो कोई भी ले सकता था, आप भी ले सकते थे, मैं भी ले सकता था। फिर 4 महीने के बाद उन्होंने वो जो है वो उन्होंने वापस भेजा, 168 रुपए पे वापस डॉलर खरीदा, जिसपे उनको 8% नुकसान हुआ एक्सचेंज रेट पे, और उनको जो सूद जो है उन्होंने 13.25 की जो 4 महीने में 3.5% 4% कमाया। मगर तो डॉलर उन्होंने रुपए में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया था, तो पहली बात कि रुपये वापस गए। सर आप स्टॉक मार्केट में भी ऐसे आते हैं पैसे, यार देखिए डॉलर में आए, रुपये में कन्वर्ट हुए, डॉलर वापस गए, होते हैं 4% सूद मिला 3 महीने में कि नहीं? सर जी नहीं सर जी, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, डिविडेंड डॉलर में जाता है, रुपए में जाता है, डिविडेंड रुपए में। सर आपका जवाब ही सवाल ही गलत है, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह सिस्टम वर्क करता है। आप वजीर खजाना रहे, मैं आज बात हो गया हूं कि अगर आप ये बात करें तो एक आम आदमी को कैसे पता होगी या रुपये में गए? सर जब बाहर से पैसा आता है तो डॉलर में आता है, रुपये में कन्वर्ट होता है, जब वापस जाता है तो डॉलर में जाता है। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब यहाँ प्रॉफिट कमाती है, रुपए में कमाती है, डिविडेंड में जाते हैं। आप मानते सर वो सारी चीजें डॉलर में जाती है, वापसी गए, हर चीज डॉलर में, हर चीज डॉलर में जाती है। 4% आपके सूद दिया 3 महीने पे, आपके डॉलर पे दिया जी, रुपए में दिया हमने। क्या रुपए में दिया? रुपए में दिया। डॉलर में बेटा अमेरिका में, लंदन में पढ़ता है, मेरी जान डॉलर में भेजा ना। आपका बेटा अमेरिका में पढ़ नहीं, लेकिन अच्छा जी, इसमें छोड़ दे इसको। बात मेरा ख्याल नाज़रीन को समझ आ गई कि ये बस इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा सादा सा आपके नाजरीन के लिए इशू है। देखिए 13.25% जो शरह सूद की गई थी, इसने पाकिस्तान के जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनको मुस्तकिल तौर पर दिवालिया कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल, इतनी बड़ी बात मुस्तकिल तौर पर दिवालिया कर दिया, हुआ ये है कि ये जो शरह सूद है ये डिटरमिन करती है कि पाकिस्तान का जितना कर्जा है उसके ऊपर जो रीपेमेंट होनी है सूद की, वो किस शरह पर होनी है। तो वो उस आखिरी साल में 17-18 में मुस्लिम लीग नून के दौर में 1900 अरब रुपए थी, ठीक है, जो बजट हुई। और वो यकमुश्त जब आपने डबल किया इंटरेस्ट रेट, तो वो भी डबल हुई, और वो 1900 से गालिबन 3100 कुछ अरब रुपए गई, एग्जैक्ट फिगर याद हो। अब वो जो 3100 अरब रुपए फिगर गई उस की वजह से हमारे चूंकि टैक्स राइज नहीं हुआ पीटीआई की गवर्नमेंट से, अब वो जो अब गालिबन मेरे ख्याल में तो अब 3100 से बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा नंबर, 3500 के करीब होना चाहिए। वो जो 3500 अरब रुपए हैं उन्होंने हमारे पूरे बजट को गैर मतवाजन कर दिया। हमारे पास पैसे नहीं बच रहे डिफेंस के लिए, हमारे पास पैसे नहीं बच रहे डेवलपमेंट के लिए, हमारे पास पैसे नहीं बच रहे सेहत और तालीम के लिए और सुबह को देने के लिए। तो ये एक फैसला जो है इसने पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंसेस का बेड़ा गर्क कर दिया, और इमरान खान बराह रास्त इसके जिम्मेदार है। शंदाना जरा बताइए वेरी क्विकली बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक के ये पूरी जो हॉट मनी पे डिस्कशन हुई और वो कि बड़ी तबाही भी मची है, जरा वेरी क्विकली योर टेक ऑन दिस। टू बी ऑनेस्ट नसीम बीबी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये जो हॉट मनी पे डिस्कशन हो रही है इसका बजट से क्या लेना देना, और पाकिस्तान की तबाही। माजरत के साथ मैं पिछले 24 साल से हुकूमत पाकिस्तान के साथ एज ए कंसल्टेंट और एडवाइजर काम कर रही हूँ,
और दोनों मेरे जो कॉलीग्स हैं, दी ऑनरेबल खुरम दस्तगीर साहब एंड दी ऑनरेबल माडवीवाला साहब, उनको मुझसे अच्छी तरह ज्यादा पता है कि तबाही किसने की, तबाही की बुनियादी किसने डाली और क्या की। हम जो कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत, वो सिर्फ एक रिकवरी के लिए हो रहा था। सब कुछ इस मुल्क को एक क्रिटिकल कंडीशन से स्टेबल मिलाने का था। हॉट मनी का जो मुजम्मिल साहब ने आपको पूरा एग्जाम्पल समझाया है और मुझसे बहुत बेहतर उन्होंने समझाया है, इसकी बेसिस क्या है। और अगर आपने अपने मुल्क में FDI, आपको पता है पिछले 10 साल में मुशर्रफ साहब, हालांकि आई एम स्टॉन्च एंटी डिक्टेटरशिप पार्लियामेंटेरियन पर्सन, जो भी कह लें, जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे FDI आई थी 60% पे पाकिस्तान का हाईएस्ट था उस जमाने में, पिछले 40 साल का, जिया साहब के बाद। हालांकि जिया साहब का तो एक और ही, उन्होंने तो खैर पाकिस्तान ही बर्बाद कर दिया था जनरल जिया ने, लेकिन जो पिछले 10 साल में आपकी FDI गिरी है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं गिरी, 0.03% पे आ गई है। और ये मैं नहीं कह रही है, वर्ल्ड बैंक की किताब उठा के देख लें। मुझे क्या शौक है कुछ बनाने का, मुझे तो नंबर्स ही नहीं समझ आते, मैं तो प्योर रेगुलर ट्रेड लॉयर, राइट। तो माजरत के साथ, अगर आप बजट के साथ 2021-22 या 22-23 के साथ अब आप बजट के साथ ये पुरानी चीजें बांधेंगे, तो पुरानी चीजें तो मेरे साथ भी बहुत है कहने को। मैं अगर आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी का टाइम का बता दूं कि जो कारकी का जो किया था ना तुर्की के साथ, और फिर गिल्ट से और शर्म से हमने अपना जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था तुर्की के साथ, वो हमने उसको बदला ओवरनाइट, उसको पता है माडवीवाला साहब को। और वो इतना बदशक्ल एग्रीमेंट हमने किया, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि टर्की ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वरना दिवालिया हमारा तब निकल जाना था। खुरम साहब को मुझसे ज्यादा अच्छा पता है कि GSP पाकिस्तान में वापस लाने में जी नाज़रीन, हम ब्रेक नहीं, अब हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आएंगे फिर हम बजट 21-22 पर जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। शंदाना, जरा आप अगर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि जो एक तरफ रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, प्रेशर इतना ज्यादा है, IMF का जो टारगेट है अगर उसको डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, IMF के साथ अभी तक निगोशिएशंस चल रही हैं, तो और दूसरी तरफ रिलीफ का भी जो है वो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को इंक्लूडिंग सैलरीड क्लास, तो किस तरीके से, हाउ विल द नंबर्स एड अप शंदाना? Thank you, Simbi. Couple of things. Number one, the numbers have to add up. Okay, we're in an IMF program, so there's no way that we'll have the laxity to not add up the numbers. अगर आपको पिछले साल याद है, मेरी बहुत ही एक अच्छी कॉलीग हैं, नून लीग से ही हैं, आयशा पायसा साहिबा, और उन्होंने काफी दफा ये प्रेडिक्शन की थी कि PTI हुकूमत मिनी बजट की तरफ आएगी, और अब नया बजट आने वाला है, अभी तक मिनी बजट आया नहीं। माजरत के साथ हम जो प्रेडिक्शन सुनते हैं वो ग्लूम एंड डूम की होती है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड। जो मेरी एक शुरू में दरखास्त है, और फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, वो मैं पिछले तीसरे साल से कह रही हूँ। मेरा तो पहली दफा है पार्लियामान में, लेकिन मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 दफा आ चुके हैं। और मैंने दुनिया के कमजोर से कमजोर डेमोक्रेसीज में, जमहूरियतों में, यह देखा है कि हर ऑपोजिशन एक शैडो बजट प्रिपेयर करती है और वो प्रेजेंट करती है, जिसमें वो कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। हाँ, तनकीद करना अच्छी बात है, जरूरी बात है। मीडिया चुप हो जाए, ऑपोजिशन चुप हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद बराए तनकीद करेंगे या माजी में जाएंगे, तो वो तो PTI पे एक शिकायत लगती है ना कि माजी की बातें करने, तो माजी को तो हमारे पास भी सारा मलबा जमा है। तो रादर देन गो टू द पास्ट, आप अभी बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास बेहतर प्लान है इस शैटर्ड इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, पर्टिकुलरली कोविड के बाद, तो सौ बिस्मिल्लाह, क्यों PTI की हुकूमत उससे पीछे हटेगी? मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरे 2 कॉलीग्स हैं, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। मैंने खुद उनके साथ कोशिश की फाइनेंस के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू, जब मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी कॉमर्स थी, और मुझे याद है कि उनको ठीक ठाक डांटे पड़ी अपनी पार्टी लीडरशिप से कि आप कौन होते हैं आगे बढ़ने वाले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात। बस हमने एक शुरशुरा छोड़ दिया। माजरत के साथ, अगर आज तक हमें कोई एक कॉन्क्रीट सजेशन मिली हो ऑपोजिशन से, और मेरे दोनों कॉलीग्स जिस वक्त बैठे हैं आपके शो में, उनको अच्छी तरह पता है कि मुझ जैसे लोग हैं पार्टी में जो लिसनिंग मोड में होते हैं, लेकिन नहीं आती वो सजेशंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई वो मैजिक फॉर्मूला, मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि बटन दबाए और नया पाकिस्तान बनेगा। चाहे लोगों की नीयत अच्छी थी, चाहे लोगों की नीयत बुरी थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के रिजल्ट में भी 2018 भी आपने देखा हुआ है, 17 भी देखा है, 16 भी देखा है, 20 भी आप देख रही हैं, 21 भी देखेंगी, 22 भी देखेंगी।
मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, सैंटेंडर बैंक है, स्पेनिश है, हमारा नहीं है, और उसकी जो प्रेडिक्शन है कि हमारी गवर्नमेंट जो कह रही है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो IMF और वर्ल्ड बैंक कह रही है 1.4-1.5%, लेकिन एंडिंग इसकी 4% पे होगी। हम 4.8% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम कोविड के टाइम में मैम ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल टाइम्स में नहीं होती है। सो अगर आप सिर्फ नंबर्स एड अप करने में, लार्ज स्केल की बात ही नहीं करती, मैन्युफैक्चरिंग क्यों कितनी पिकअप कर गई है, मैं रेमिटेंसेस की इनफ्लो की बात नहीं करती हूँ जो बढ़ गई है, मैं आपकी जो फैसलाबाद में जो फुल कैपेसिटी पे आपकी मिलें चल रही हैं कितने सालों बाद में, उसकी बात भी नहीं करती। मैं ना एहसास की बात करूंगी, ना कामयाब जवान की बात करूंगी, ना मैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें मिला उसकी बात करूंगी, ना तबाही की। मैं सिर्फ आपसे मैथ्स की बात करूंगी, एड अप द नंबर्स। इस वक्त एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? कराची के कुछ इंटरव्यूज देख लें कि जी आपकी डेली वेज कितनी बढ़ गई है, कितने लोग एक्टिवली नौकरियां ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल महंगाई है, मैं उस पर नहीं डिसएग्री करती, वो तो नंबर्स आपको बताते हैं। लेकिन अगर इतनी ही पीटीआई की हुकूमत नालायक थी तो सिंध में तो फिर नहीं आनी चाहिए थी ना महंगाई, फिर तो सिर्फ उन सूबों में आती जहां पे हमारी हुकूमत है, वफाक में आती। इट डजंट वर्क दैट वे। तो आप बजट के लिए क्या बता रही हैं? वेरी क्विकली शंदाना, आई हैव टू मूव टू द अदर गेस्ट। आप यू जस्ट सेइंग कि हमें कॉन्फिडेंस है, नंबर्स विल ऐड अप, ठीक है ना? एब्सोल्युटली, ओके, यू हैव द कॉन्फिडेंस। जी खुर्रम सब बताइए। असल में इमरान खान और उनकी काबीना की नालायकी के मंदिर पर पाकिस्तान की बलि चढ़ा दी गई है, और कॉम्पिटेंस के दो क्राइटेरिया। ये तो कोई इंडियन मूवी का डायलॉग बोल रहे हो? हाँ, ये नहीं, मंदिर पर बलि चढ़ाई गई है इसलिए कि दो, अगर हम बड़े सिंपल क्राइटेरिया चुने कि ये जो टैक्स कह रहे हैं जी हमारा बढ़ गया, इंपोर्ट चूंकि 56 बिलियन की होने जा रही है तो टैक्स भी बढ़ेगा, और डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो कि अनइक्वल टैक्सेशन होती है। लेकिन उसके साथ ही नेक्स्ट बजट के लिए नहीं, हाँ, नेक्स्ट बजट के लिए टैक्स टू GDP रेशो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में नीचे गिर गया है। GDP अगर What would you do in this budget currently? देखिए, हमें पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है, अगर हमें सीरियसली इस पे गौर करना है, एक तो ये है कि एनर्जी सेक्टर को हमें मेजर रिफॉर्म करना पड़ेगा, और मेजर रिफॉर्म से अगर अभी इन 3 सालों में सिर्फ इतना ही कर लेते कि हमारे जो एक्सपेंसिव फर्नेस ऑयल और डीजल के ऊपर चलने वाले प्लांट्स हैं उनको बंद करके उनको दोबारा नई मशीनरी के ऊपर ला के कैपेसिटी जनरेट कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो एक पॉजिटिव लेकिन नहीं हुआ ये है कि लेकिन चूंकि उनके ओनर्स काबीना में बैठे हैं, लिहाजा वो महंगी तरीन एनर्जी प्रोड्यूस करके डीजल से, पिछले साल जुलाई में और दिसंबर में महंगी तरीन डीजल से बिजली पैदा की, महंगी तरीन फर्नेस से बिजली पैदा की। आज कहते हैं सर्कुलर डेट बढ़ गया। सर्कुलर डेट का फायदा बराह रास्त जो हुकूमत में बैठे हैं उनको हुआ। दूसरी बात यह है कि आज जो बिजली का बहरान है, मैंने आज फिर सुबह चेक कराया कि भाई इतनी बिजली थी कहां गई। RLNG के सारे प्लांट बंद पड़े हैं। ये वजह है कि ये नालायक लोग हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ रनिंग द कंट्री। अच्छा, और उसके बाद जिम्मेदारी से फरार हो जाते हैं। नसीम भी मैंने एक जवाब प्लीज जी वेरी क्विकली, आई हैव टू गो टू मानवी वाला साहब। जी, खुर्रम साहब मेरे बॉस रह चुके हैं और उनको मुझसे ज्यादा पता है कि नालायकी की हद तब थी जब मियां साहब के दोस्त मंशा साहब के असिस्टेंट को TDAP का हेड लगाया गया, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, और खुर्रम साहब भी उससे खुश नहीं थे, हम भी खुश नहीं थे। तो माजरत के साथ साथ हिस्टोरिकल बातें एक्यूरेट करनी होंगी, हम पॉलिटिकल बात में मसाला नहीं सच बात करेंगे। माजरत के साथ। अच्छा मानवी वाला साहब जी नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्या नेक्स्ट बजट के लिए कपल ऑफ पॉइंट्स बिफोर वी क्लोज। आपके साथ हमने भी काम किया है, खुर्रम ने भी काम किया है। आप कह रही हैं हम रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी मैं आपको नंबर्स देता हूँ, आप समझदार हैं और आई एक्सपेक्ट यू टू कंपेयर दीज नंबर्स। पीपल्स पार्टी लेफ्ट विद अ $36 बिलियन at that time 3.6 ट्रिलियन रेवेन्यू। अगले बजट के लिए सलीम कुछ बता दें before we close the अगले show। बजट के लिए तो आप किससे रिकवर कर रही हैं? 10 बिलियन का शॉर्टफॉल है डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू का आज पीटीआई का। आप खुद कैलकुलेट कर लें नंबर्स। आप किस चीज की रिकवरी की बात कर रहे हैं? 6% हम फिस्कल डेफिसिट छोड़ के गए हैं। आप किस रिकवरी की बात कर रही हैं? यू आर एट टैक्स टू GDP रेशो आप देख लें, आप किसी चीज को देख लें जो हम छोड़ के गए 2013 में, उसमें कोई नंबर से आप अगर रिकवरी कर रही हो तो ये मुझे आप नंबर्स बताएं ना। व्हाट रिकवरी आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू रिकवरिंग फ्रॉम? नसीम बीबी मैं जवाब दे सकती हूँ? जी दें प्लीज। मावी वाला साहब देखिए, अगेन वेरी रिस्पेक्टेड कॉलीग एंड आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंटेलेक्ट। माजरत के साथ आई गोना टॉक अबाउट द पास्ट। जब स्टील मिल आपके पास मुशर्रफ साहब छोड़ के गए,
26 अरब के प्रॉफिट में और वो एक साल में 46 अरब के डेफिसिट में चली गई। सो वो किधर चला गया? आई कैन टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं बजट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात भी तो पाकिस्तान की तबाही की बात हो रही है। वो तो बंद है आज, उसके तो मैं बंद हो गई। तो कैसे बंद हुई है? कैसे बंद हुई है सर? किसने बंद की है? और मेरे मुझसे बेहतर जवाब तो बंद नहीं की थी, हमारे वक्त तो चल रही थी। जब खुर्रम दस्तगीर साहब की हुकूमत IMF के पास गई तो उन्होंने आपकी हुकूमत को साइड किया था कि तबाही फेर के गए हैं। उन्होंने किसी